अगर आप नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनते हो तो आपने उसमें कुछ सेवेज फेसेस को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि फकीर, साहिबजादे और आंदोलन जीवी। जब मोदी अपनी स्पीच में फकीर शब्द का यूज करते तो हर गरीब लोग उनसे रिलेट कर पाते। वहीं मोदी जी अपने अपोनेंट पार्टी के राहुल गांधी को साहिबजादे के नाम से पुकारते और अपने अपोजिशन का पब्लिक से कनेक्शन तोड़ देते। यही नहीं, मोदी जी ने आंदोलन जीवी जैसे फेजेस से उनके खिलाफ होने वाले सभी सोशल मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। इस तरह अपने ह्यूमर और वन लाइनर के थ्रू अपने अपोनेंट को रिटोर्ट करने वाले मोदी जी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके, जो सैटिरिकल डायलॉग को अपने पॉलिटिकल का बेस बना चुके। लेकिन वहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फ्रेजेस और डायलॉग के लिए नहीं जाने जाते थे, अपने साइलेंट बिहेवियर के लिए। मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, मेन साइलेंस इज बेटर देन 1000 आंसर। दो प्राइम मिनिस्टर, दोनों का सोचने का तरीका अलग और साथ ही दोनों की पॉलिटिक्स भी अलग है। तो आखिर किस प्राइम मिनिस्टर के 10 साल रहे बेहतर और कौन है इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेटर? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारतीय इकोनॉमी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत रूप पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कंट्रीब्यूशन की शुरुआत उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से भी पहले हो चुकी थी, जब 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और उस वक्त पर इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। दरअसल देश में फॉरेन रिजर्व बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। देश में सिर्फ $1 बिलियन ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, जिससे कि देश केवल 2 हफ्ते तक गुजार सकता था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और देश की स्थिति को सुधारने को कहा। मनमोहन सिंह ने इंडिया इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए, जैसे कि कई सालों से चलता आ रहा लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, डिसरेगुलेटेड बिजनेस को प्रमोट किया। लाइसेंस राज उस समय की बिजनेस की रियलिटी थी, जिसके लिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से हासिल करना नए बिजनेसमैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, जिसकी वजह से इंडिया में नए बिजनेसमैन नए सेटअप लगाने के लिए हिचकिचाते थे। इस पॉलिसी की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि गवर्नमेंट बिजनेस को चला सके और मेल प्रैक्टिस से दूर रख सके, पर भ्रष्टाचार की वजह से ये पॉलिसी इंडिया के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुई। मनमोहन सिंह ने इस लाइसेंस राज को हटाया और नए बिजनेस को इन्वाइट किया, ताकि हर तरह का बिजनेसमैन आसानी से इंडिया में अपने सेटअप लगा सके और यहीं से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हुई। और कुछ हफ्ते पहले जहाँ इंडिया की इकोनॉमी क्रैश की कगार पर थी, वो अब हेल्दी और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लग गई थी। कुछ इस तरह 1991 में मनमोहन सिंह ने हमारे देश को रिवाइव किया था। मनमोहन सिंह के इस सक्सेसफुल डिसीजन की वजह से कांग्रेस में उनका नाम बढ़ने लगा था और आगे चलकर 2004 में ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। मनमोहन सिंह खुद एक रिफॉर्मर थे। 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस से वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही देश की इकोनॉमी में सबसे पहले फोकस किया। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ मिलकर इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया और कई सेक्टर को लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ाया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काम किया, साथ ही कई इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया। इसमें कुछ बड़े डिसीजन भी थे। पुरिन कॉम्प्लेक्स सेल टैक्स को हटाकर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की। उन्होंने सर्विस टैक्स रेजिम की शुरुआत की, जिसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर कोई भी खराब असर नहीं पड़ता। मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर नरेगा स्कीम की भी शुरुआत हुई थी और 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% हो चुकी थी। 2007 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ हासिल हुआ, जो कि 8 से 9% की थी और उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी दूसरी ऐसी इकोनॉमी बन गई थी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल कर रही थी। वही मनमोहन सिंह ने RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की शुरुआत भी की, जिससे हमारे देश में करप्शन तो कम हुआ लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ये सब हुई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। 2014 में जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, उस टाइम की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए थी और आज उस जीडीपी की बात करें तो वो 272 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रोथ में पीएम मोदी की पॉलिसीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। पीएम मोदी इस बात को जानते थे कि बिजनेस के लिए साथ ही हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना ज्यादा जरूरी है। शायद यही कारण है कि मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 2022 से 2023 तक 36 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया गया। अब एप्पल ने भी अपने फोन को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। ये इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि अब इंटरनेशनल कंपनी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुन रही है।
आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात भी करी है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम को कंपेयर किया जाए तो आज के टाइम पर बेरोजगारी और महंगाई काफी ज्यादा है, लेकिन एक कॉमन मैन की इनकम में ग्रोथ हुई है। कोविड के टाइम पर जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रैश हुई थी, वहीं इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल रही। इस बात के लिए मोदी जी की गवर्नमेंट की तारीफ करना सही रहेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली बनाया। पहले बजट का केवल 0.4% ही यूज किया जाता था, वहीं आज की हम बात करें तो 1.7% इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के लिए यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर घटा भी है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा देखा गया। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर का सेकंड टर्म शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2009 में एम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% का था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 8% का हो गया। लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 में अनएम्प्लॉयमेंट 6.4% की रफ्तार से बढ़ा, जो पिछले 4 डिकेड में सबसे ज्यादा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी यानी CMIE के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% का है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि हमारे देश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इन सब की वजह इंडिया की पॉपुलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के टाइम पर महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी, उस समय भी पिछले ईयर के अकॉर्डिंग महंगाई काफी ज्यादा थी। एक्चुअली महंगाई और बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन पॉपुलेशन से भी होता है, जिसमें हर साल ग्रोथ होती है और पिछले साल के अकॉर्डिंग बेरोजगारी ज्यादा नजर आने लग जाती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर डीप थिंकिंग नहीं की थी और आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था और आज की सरकार के सामने भी ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं कि इन सब चैलेंजेस के होते हुए भी किसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जॉब ग्रोथ देखी गई थी। अगर जॉब ग्रोथ की बात की जाए तो 2015 से 16 के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार के टाइम पर ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई थी, लेकिन साल 2017 में इसमें 4% की ग्रोथ हुई। वहीं 2018 में आकर ये फिर से 3% की हो चुकी थी। अब अगर नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड की बात की जाए तो इसमें केवल 2% की प्रोग्रेस देखने को मिली। वहीं अगर हम मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2006 से लेकर 2009 तक उसका एवरेज निकल कर आता है 3.5%, जो कि इस टाइम से काफी ज्यादा अच्छी थी। वहीं 2010 से लेकर 2014 तक एवरेज जॉब ग्रोथ रेट 2.6% का था। नंबर 3 है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसी भी देश का बैकबोन माना जाता है, इसलिए दोनों ही गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा काम भी किया। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पावर में आते ही सारे फार्मर का लोन माफ कर दिया और फूड सिक्योरिटी बिल भी लेके आई। हंगर मैर, मेल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस को देखते हुए तब की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए थे। फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो देश की 2/3 पॉपुलेशन को सस्ते में अनाज प्रोवाइड करवाना था। इस योजना के तहत देश के 65% लोगों को फायदा हुआ, साथ ही रूरल एरिया में 75% लोगों को फायदा हुआ। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए 50% लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। वहीं अगर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने भी कई बड़े बड़े कदम उठाए, जैसे सोलर स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ, ब्लू रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन। पीएम मोदी के अंडर 2022 से 2023 के एग्रीकल्चर बजट में 5.6% की वृद्धि हुई। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3 नए फॉर्मल लोन्स भी लेके आई, जिसमें था पहला प्रमोशन और फैसिलिटेशन। इसके अकॉर्डिंग किसान अपने अनाज को बिना रोक टोक के कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरे एग्रीकल्चर नियम के अनुसार खराब फसल की भरपाई फार्मर को नहीं करनी पड़ेगी। और वहीं तीसरे लॉ में स्टॉक लिमिटेड हटाने की बात की गई थी, लेकिन इसके लिए फार्मर ने प्रोटेस्ट किया और सरकार को इस नियम को वापस लेना पड़ा। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अपनी इस पॉलिसी से फार्मर को खुश नहीं कर पाए। नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी मुख्य रूप से कुछ प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स का समूह होती है। इसके थ्रू कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करके अपने प्रिंसिपल को फुलफिल करती है। 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी कुछ खास नहीं थी।
कुछ फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकल से ज्यादा थियोरेटिकल रही और उन्होंने दूसरे देशों के साथ रिलेशन स्टेबलाइज करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। दूसरी तरफ पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। मोदी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने विदेशों में कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और गंभीरता से देखते हैं। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका, चाइना, रशिया और इजराइल जैसे देशों में अब भारत ने भी डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल का दम दिखाया है। मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इस बात का सबूत ये भी है कि इंडिया, कनाडा जैसी वर्ल्ड क्लास कंट्री को भी हमारे देश के सामने मुंह की खानी पड़ रही है। आपका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या ओपिनियन है वो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर 5 है अदर पॉलिसीज। अब हम दोनों प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है वो एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ कई कड़े कदम उठा रही है। आज देश में पहले के मुकाबले आतंकवादी हमले कम होते हैं और बॉर्डर में भी टेंशन कम है। साथ ही कश्मीर में आज शांति बनी है। इस बात पर मोदी की गवर्नमेंट ने पिछली सरकार के मुकाबले काफी अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर का मुद्दा मोदी सरकार सॉल्व नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की सरकार ने कॉमन मैन के लिए काफी ज्यादा काम किया था। उनके द्वारा लाई गई पॉलिसी जैसे मनरेगा, राइट टू एक्ट और राइट टू एजुकेशन, डायरेक्ट बेनिफिट जैसी स्कीम लाई थी। आज मोदी सरकार भी उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत के तहत वो कॉमन मैन के लिए काम कर रही है। अब ओवरऑल ग्रोथ में नजर डाल लेते हैं। आखिर आज और 10 साल पहले में क्या अंतर है। 2013 में भारत में $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं वो अब बढ़कर $46 बिलियन हो चुका है। पहले भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन की हुआ करती थी, वही आज बढ़कर 500 बिलियन हो चुकी है। पहले 4100 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, वहीं वो आज बढ़कर 28,000 किलोमीटर हो चुकी है। कॉर्पोरेट टैक्स 33% का हुआ करता था, वो आज 20% का है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% का था, वो आज 4.7% का हो चुका है। 2013 के मुकाबले डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफी ज्यादा वृद्धि भी हुई है। हालांकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर दोनों ने ही चैलेंजेस को फेस किया, साथ ही उनपे सुधार भी किया। अब अगर हम आज की बात करें तो आज बेरोजगारी काफी ज्यादा चरम पर है, लेकिन बीते सालों में इंडिया ने काफी ज्यादा ग्रोथ भी की है। ये था दोनों ही प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन। अब आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेटर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।